तो ये मूवी डिसेंडेंट शुरू होती है एक कपल से, शॉन और उसकी वाइफ एंड्रिया, जो कि लॉस एंजलिस में रहते हैं। एंड्रिया एक्सपेक्ट कर रही होती है और दोनों अपने बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन बेचारा शॉन एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा होता है, जो कि है पैसों की कमी। अब और कुछ तो ना सही, लेकिन वो एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर जॉब करता है, लेकिन सैलरी इतनी कम होती है कि वो अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पा रहा होता। उसे उम्मीद होती है कि प्रिंसिपल उसे किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में रिकमेंड करे जहाँ सैलरी अच्छी मिलने लगी। उसे लगता है कि अगर ये चांस मिल गया तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर। शॉन की वाइफ अल्ट्रासाउंड के लिए आई होती है। डॉक्टर बताता है कि उसको इस फेज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन साथ ही शॉन को ये भी कहता है कि इस वक्त उनको सिर्फ केयर और इमोशनल सपोर्ट चाहिए। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि शॉन अपनी जिम्मेदारी को कितना सीरियस लेता है। उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि वो अपने बच्चे के लिए एक सिक्योर लाइफ बना सके। उसकी वाइफ भी जॉब करती है, लेकिन शॉन चाहता है कि तीनों इतना कामयाब हो कि उसके बीवी को कोई भी काम ना करना पड़े। इतनी सारी स्ट्रगल्स करने के बावजूद और इतनी सारी ओवर थिंकिंग के बावजूद भी उनका रिश्ता काफी मजबूत होता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉन अपने काम ऑनेस्टी से करता है, हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करता है और अपनी रूटीन लाइफ फॉलो करता है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। शॉन रात में एक्सरसाइज कर रहा होता है जब स्ट्रीट लाइट फ्लिकर गिरने लगती है। वो ऊपर देखता है तो आसमान में एक अजीब सी रोशनी नजर आती है जो अननेचुरल तरह से मूव कर रही होती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे कंट्रोल कर रही हो। कुछ सेकंड्स तक वो लाइट हवा में घूमती रहती है और फिर एकदम से गायब हो जाती है। ये मोमेंट शॉन को कंफ्यूज और परेशान कर देता है। उसे लगता है कि कुछ अजीब होने वाला है। अब कहानी का टोन यहाँ से थोड़ा मिस्टीरियस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की पार्टी सीन पे। शॉन और उसकी वाइफ अपने दोस्त के साथ घर जाते हैं। ये लड़का उसका पुराना दोस्त होता है, बिल्कुल भाई जैसा। शॉन की माँ उसके पैदा होने के वक्त मर गई थी, पर जब वो सिर्फ 7 साल का था तो उसके फादर ने अपनी जान ले ली। तो उसके बाद शॉन का ख्याल उसके दोस्त की माँ ने ही रखा था, और इस तरह से जैसे वो उन्हीं का कोई फैमिली मेंबर हो। उस औरत का नाम रॉबिन होता है, यानी शॉन के फ्रेंड की मदर का नाम। वो एक केयरिंग लेकिन शार्प जुबान वाली औरत होती है। उसको हर एक की बातें जानने का बहुत शौक होता है। अब पार्टी के दरमियान में वो शॉन से उसकी फाइनेंशियल हालत के बारे में पूछती है। वो उसे कुछ हेल्प की भी ऑफर करती है, लेकिन शॉन मदद लेने से मना कर देता है। रॉबिन कहती है कि उसके फादर भी ब्रिलियंट थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा स्ट्रगल करते रहते थे, और ये प्रॉब्लम शायद उनकी फैमिली में ही चलती आ रही है। थोड़ी देर बाद शॉन का फ्रेंड उसको बेसमेंट में ले जाता है कुछ पर्सनल बात करने के लिए। अब वो उसे मजाक में कहने लगता है कि क्या तुम श्योर हो अपने बेबी के लिए? तुम्हें लगता है कि तुम रेडी हो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े? तो शॉन उससे कहता है कि यार अब 7 महीने बाद वापस मुड़ना पॉसिबल तो नहीं है ना। उसके बाद शॉन का दोस्त एक पुरानी याद शेयर करता है। हाई स्कूल के कैंपिंग ट्रिप में एक डियर फेंस में फंस जाता है। जब सब लोग भाग जाते हैं, शॉन डियर के पास जाके उसे एक काम करता है और उसे फ्री कर देता है। शॉन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो एक मैजिक टच है, तुम जरूर अच्छे बाप बनोगे। शॉन कहता है काश मुझे अब भी वही कॉन्फिडेंस होता। उस वक्त शॉन बेसमेंट में कुछ गन्स देखता है। शॉन का फ्रेंड बताता है कि ये गन्स उसकी वाइफ के वालिद की थी, यानी उनके फादर की थी। शॉन मजाक में कहता है कि उसे भी एक गन लेनी चाहिए। शॉन का फ्रेंड मना करता है और कहता है कि बेबी आने वाला है, तुम्हें किसी और प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम तो खुद अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन बनोगे, देखना। अब उस रात जब वो घर जा रहे होते हैं, शॉन को उसके बॉस का मैसेज मिलता है कि स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम में प्रॉब्लम है। वो अपनी वाइफ को घर ड्रॉप करता है और मैसेज भेजता है कि वो लेट आएगा, इसलिए उसका वेट न करे। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल के रूफटॉप पे। शॉन सिस्टम फिक्स करता है और देखता है कि रूफटॉप लाइट फिकर कर रही है। वो ऊपर चढ़ के चेक करने जाता है और एकदम से आसमान में एक ब्लाइंडिंग लाइट चमक उठती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो लाइट उसे खींच रही हो। सब कुछ डार्क हो जाता है और उसके जहन में अजीब सीन्स फ्लैश होने लगते हैं। एक वेब जैसा स्ट्रक्चर, उसके सिर से कनेक्टेड कुछ ट्यूब्स, और उसके पास उसके फादर की लाइफलेस बॉडी, यानी बेजान जिस्म। थोड़ी ही देर बाद शॉन हॉस्पिटल के बेड पर आंख खोलता है। उसके सिर पे बैंडेज लगा होता है और उसके पास उसकी वाइफ बैठी होती है। उसे समझाती है कि वो स्कूल के रूफटॉप से गिर क्या था, लेकिन एक मिरेकल ने उसे बचा लिया। डॉक्टर भी कहता है कि उसका बचना किसी मौत से कम नहीं। अब उसे कुछ दिन रेस्ट करने को कहा जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं
और अब शॉन फाइनली घर आता है। उसकी बीवी उसे डांटती है कि तुमने एक बल्ब की खातिर अपनी जान रिस्क में डाल दी। वो कहती है कि मुझे और हमारे बेबी को तुम सेफ चाहिए हो। शॉन वादा करता है कि वो ज्यादा एहतियात से काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो रिकवर करता है उसे कुछ नया महसूस होने लगता है। उसके अंदर जैसे कोई नई एबिलिटी एक्टिवेट हो गई हो। पहले वो ड्राइंग में बिल्कुल वीक था, लेकिन अब उसके हाथ से डिटेल स्केचेस और पेंटिंग्स निकलती हैं, जैसे उसके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट जा क्या हो। इसके साथ ही एक और चीज शुरू होती है, हेलुसिनेशंस, यानी उसे वो चीजें नजर आने लगती हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक सुबह जब उसकी वाइफ घर से निकलती है तो वो देखता है कि एक इनविजिबल फोर्स उसे अंधेरे में खींच रही है। अगर एक ही सेकंड में सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है, जैसे ये सिर्फ एक ख्वाब था। फिर हम नेक्स्ट डे शॉन को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जो कि वेटिंग एरिया में बैठा होता है। जब स्क्रीन पे उसे अपनी वाइफ नजर आती है जो कि दिल में चिल्ला रही होती है, तो वो पैनिक में उठता है और बाहर भागता है। बाहर उसे एक बेंच पे खुद अपनी ही जैसी शक्ल वाला आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है, सेम टू सेम उसका ही रिफ्लेक्शन, लेकिन थका हुआ, बीमार और कंफ्यूज्ड। अब यहाँ से स्टोरी और डिस्टर्बिंग बनने लगती है। शॉन का रियलिटी से कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। उसके सेंसेस एबनॉर्मल हो जाते हैं। वो दूर की आवाजें भी सुन लेता है और हर वक्त कुछ न कुछ स्केच करता रहता है, जैसे उसके हाथ अपने आप मूव हो रहे हों। डॉक्टर्स उसके टेस्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिलता। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन शॉन अंदर से जानता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसे लगता है कि जैसे वो किसी और जगह में फंसा हुआ है और अपने आप को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। वो इंसिडेंट जो स्कूल के रूफटॉप पे हुआ था, अब उसे नॉर्मल गिरना नहीं लगता। उसे शक होता है कि शायद वो किसी और दुनिया या किसी एलियन फोर्स का हिस्सा बन गया था। स्टोरी अब यहाँ पे कुछ डार्क टर्न लेती है। हर सीन के साथ कंफ्यूजन बढ़ रही है कि ये सब रियलिटी है या शॉन के दिमाग का इल्यूशन, कुछ पता नहीं चलता। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर के ऑफिस के अंदर। शॉन अपने स्केचेस लेकर आता है और डॉक्टर को दिखाता है। हर ड्राइंग ही अजीब सी होती है, उनके शेप्स और फिगर्स एक अलग वर्ल्ड जैसे लगते हैं। शॉन डॉक्टर को बताता है कि उसे अक्सर अजीब विजन्स दिखते हैं और उसके सुनने की एबिलिटी भी बढ़ गई है, यानी हियरिंग सेंस। डॉक्टर इस सब का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दे सकता, लेकिन वो शॉन को एनकरेज करता है कि ड्राइंग कंटिन्यू रखे। डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कि उसका माइंड कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो। साथ ही वो सजेस्ट करता है कि शॉन एक साइकियाट्रिस्ट से भी मिले ताकि उसके मेंटल स्टेट को समझा जा सके। फिलहाल वो कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है शॉन के घर पे। अब वो अपने नॉर्मल दिन जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हेलुसिनेशंस उसे चैन नहीं लेने देती। रात के वक्त उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। वो किचन से नाइफ उठाता है और आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम की तरफ जाता है। वहाँ उसे एक डॉग मिलता है जो पता नहीं कैसे घर के अंदर आ गया था। शॉन उसे अपने दोस्त के घर ले जाता है ताकि वो सेफ रहे। थोड़ी ही देर बाद शॉन बेबी के रूम के लिए पिंक लेने मार्केट जाता है। साथ ही वो कुछ आर्ट सप्लाईज भी खरीद लेता है। जब वो घर लौटता है तो रोबिन उसे देखकर मजाक में कहती है कि अब तो तुम आर्टिस्ट बन गए हो। लेकिन शॉन के लिए ये मजाक नहीं होता, क्योंकि अब उसके सेंसेस इतने शार्प हो गए हैं कि वह दूर से भी लोगों की बातें सुन सकता है। एक दिन किरात साफ करते हुए उसे अपने फादर के पुरानी फोटोज मिलते हैं। उन्हें देखता रहता है और अंदर से इमोशनल हो जाता है। उसके जहन में उसके बचपन की यादें वापस आने लगती हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं कि शॉन अपने बेबी के कमरे की दीवार को पेंट कर रहा है, लेकिन पेंट करते करते वो कुछ और ही स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे कोई हिप्नोटिक पैटर्न हो। जब उसके वाइफ रूम में आती है तो वो फ्लोर पे सोया होता है और होश आने पर वो भी शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं होता कि उसे कब बनाया। उनका बेबी आने में कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन शॉन का माइंड अक्सर हैवी और अनस्टेबल फील करता है। तभी उसके सेंसेस एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं और कभी बिल्कुल ही डल हो जाते हैं। एक रात दोनों पार्टी में जा रहे होते हैं। वहाँ शॉन को और भी डिस्टर्बिंग चीजें नजर आने लगती हैं। उसे एक आदमी दूर से घूरता हुआ दिखता है और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे लगता है जैसे वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका दूसरा ही वर्जन हो। वो सोच में खड़ा रहता है। जब वो उसका दूसरा वर्जन अपनी आंखें खोलता है जो कि बिल्कुल अननेचुरल लग रही होती है, तो शॉन काफी हैरान हो जाता है। अगले ही मोमेंट सब लोग नॉर्मल दिखने लगते हैं, लेकिन शॉन का दिमाग हिल चुका होता है। कुछ देर बाद उसकी वाइफ उसे देखती है कि वो रोड के साइड पे बैठा हुआ है जहाँ उसके नाक से खून निकल रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। और उसी रात शॉन नींद में उठता है और देखता है कि उसके हाथ पे एक छोटी सी चोट लगी हुई है। वो उसे स्क्रैच करता रहता है यहाँ तक कि जब तक उससे खून निकलना नहीं शुरू हो जाता। उसके बाद उसे अपनी शक्ल शीशे में भी बहुत अजीब लगती है।
अब शॉन पूरी तरह से ब्रेकडाउन के करीब होता है। वो रियलिटी और इल्यूशंस के बीच बंधा है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे तो तुम्हारा प्रोटेक्टर बनना था, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन के रह गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई रोक रहा है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि ये सब तुम्हारे माइंड का इफेक्ट है और ऐसे नेगेटिव सोचों से दूर रहो। फिर हम देखते हैं कि शॉन अपने फ्रेंड के घर पे जाता है और उसे गन मांगता है। उसका दोस्त उसे गन देने से मना कर देता है और कहता है कि ये गलत आइडिया है, लेकिन शॉन नहीं मानता। उसे लगता है कि कुछ उनके खिलाफ आने वाला है और उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर एक दिन जब वो बिल्डिंग के पास पोस्टर चिपका रहा होता है तो उसे अंदर से बेबी के रोने की आवाज आती है। वो फौरन से अपने भाग कर जाता है, लेकिन जब अंदर जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब शॉन रेगुलरली साइकियाट्रिस्ट सेशन अटेंड कर रहा है। वो डॉक्टर से पूछता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिस पर उसे पता चलता है कि उसे एक सिंड्रोम है, एक ऐसी रेयर कंडीशन जिससे हेड इंजरी के बाद इंसान के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट एक्टिव हो जाते हैं। डॉक्टर समझाता है कि कभी कभी ब्रेन इंजरी के बाद सेरोटोनिन नई कनेक्शंस बनाता है, जिसकी वजह से हिडन एबिलिटीज अनलॉक हो जाती हैं। ये अनयूजुअल जरूर है, लेकिन इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं है और ना ही ये डेंजरस है। लेकिन शॉन अंदर से कुछ और सोच रहा होता है। उसे लगता है कि ये सब एलियन इंटरफेरेंस का ही रिजल्ट है। टाइम जैसे जैसे गुजरता है उसके साथ उसका गिल्ट बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि वो अपनी वाइफ का सही से सपोर्ट नहीं बन पा रहा है और इसी गिल्ट के चक्कर में वो बुलेट्स भी खरीद देता है। अगले दिन उसकी वाइफ उस गन को ढूंढ लेती है और इस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि हमारा बेबी आने ही वाला है और आपने घर में गन्स रखी हुई हैं। आपको मालूम है कि घर में गन रखना सेफ नहीं है। लेकिन शॉन उसकी बात सुनने की बजाय गन्स को उठाकर छुपा देता है अपनी गाड़ी में। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अगले दिन। उसका बॉस कहता है कि स्कूल की रात भर ओपन था और दीवार पे कुछ अजीब सी राइटिंग मिली है। बॉस उसे कहता है कि सॉरी, अब उसकी प्रमोशन के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन उसके टर्न जो वो रख सकता है। शॉन की ड्राइंग्स वक्त के साथ साथ और डिस्टर्बिंग होने लगती है। ट्वेल्व एलियन फिगर्स, खाली आंखों वाले क्रिएचर्स और अजीब लैंडस्केप जैसे कोई डेजर्ट वर्ल्ड हो। हर स्केच जैसे एक कोडेड मैप लगता है, जैसे वो किसी जगह वापस जाना चाहता हो। उसकी वाइफ ये सब देखती है और रो कर पूछती है कि ये इमेजेस क्या कहना चाहती हैं, इनका मतलब क्या है। लेकिन शॉन के पास कोई जवाब नहीं होता। इनफैक्ट उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या सिग्निफाई कर रहा है, यानी इन सब का मतलब क्या है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद जब शॉन आंसर्स ढूंढने के लिए रॉबिन के घर जाता है। उसे लगता है कि शायद रॉबिन उसके फादर के बारे में कुछ जानती हो। वो उससे पूछता है कि एस्टर क्या है, क्योंकि ये नाम उसके माइंड में बार बार आ रहा होता है। रॉबिन उसे बताती है कि एस्टर असल में वो टाउन है जहाँ शॉन के फादर रहते थे, उनका चाइल्डहुड होम। लेकिन जैसे ही रॉबिन ने कहती है, शॉन को उसके चेहरे पे एक अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है। उसे लगता है जैसे रॉबिन का फेस एलियन जैसा बन गया हो। वो पैनिक में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो। उसे अपनी बात यकीन दिलाने के लिए वो एक नाइफ उठाता है और अपने हाथ पर छुरी चला देता है ताकि टेस्ट कर सके कि क्या ये सब रियल है। अब जैसे ही उसके हाथ से खून निकलता है तो वो शॉक में आ जाता है, क्योंकि दर्द रियल होता है। रॉबिन उसे बैंडेज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम बीच का सीन देखते हैं। शॉन अपने हाथ में गन लेकर चलता है। उसकी सीन में सिर्फ एक ही सोच होती है कि शायद सब कुछ खत्म कर देना ही बेहतर है। लेकिन जब वो समुद्र के किनारे खड़ा होता है तो वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। वो गन को दूर फेंक देता है और वापस लौट आता है। जब घर पहुंचता है तो ये देखकर शौक हो जाता है कि रॉबिन और उसके दोस्त की वाइफ, उसकी वाइफ यानी शॉन की वाइफ के पास होती है। शॉन की वाइफ बेहोश सी होती है। शॉन के दोस्त की वाइफ यानी रॉबिन की डॉटर इन लॉ शॉन पे चिल्लाती है, कहती है कि उसकी वजह से उसकी बीवी इतनी स्ट्रेस में चली गई है और उस वक्त शॉन की वाइफ उसे मिलने से मना कर देती है। इस मोमेंट के बाद शॉन का दिल सा टूट जाता है। वो अपनी फ्रेंड के घर रुकता है और कुछ दिन तक वहीं स्टे करता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी रेस्ट नहीं लेता। हर वक्त वो ड्रॉ करता रहता है, पेजेस पे पेजेस भर देता है, अजीब डिजाइन्स और अजीब शेप्स। उसे याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि ड्राइंग शायद उसके माइंड का हीलिंग प्रोसेस का पार्ट हो। अब की बार वो फिर से अपने स्केचेस लेके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उन ड्राइंग्स को देखता है, लेकिन कहता है कि ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इनका मतलब समझना मुश्किल है। शॉन इरिटेट हो जाता है
उसे लगता है कि सब लोग उसे समझने की बजाय इग्नोर ही कर रहे हैं। फिर एक दिन जब वो डॉक्टर के ऑफिस में होता है तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उस मोमेंट के बाद सब कुछ ब्लर हो जाता है और अगले ही पल वो हॉस्पिटल के एक और रूम में होता है। वहाँ एक औरत लेबर पेन में होती है और थोड़ी ही देर बाद वो मर जाती है। जब शॉन उसका चेहरा देखता है तो वो उसी की बीवी होती है। वो चिल्लाता है, बहुत रोता है, लेकिन फिर एक ही सेकंड में उसकी आंख खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि ये सब तो सिर्फ एक ड्रीम था। वो फौरन से घर जाता है और उसी वक्त अपनी बीवी को चेक करता है। उसकी बीवी ठीक होती है, लेकिन उसे फिर से हेलुसिनेशंस दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि रॉबिन और उसकी बहू यानी उसके फ्रेंड की वाइफ एलियंस बनकर आए हैं और उसकी बीवी को तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद सभी कुछ नॉर्मल हो जाता है। शॉन बेबी के रूम में देखता है कि कुछ नई पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो कि उसकी बनाई गई नहीं है। पेंटिंग्स एक जगह का सीन दिखाती हैं, एक टाउन जिसका नाम होता है एस्टर। वो शॉक में आ जाता है क्योंकि ये वही नाम था जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। उसे लगता है कि शायद ये जगह उसके पास से जरूर कहीं ना कहीं जुड़ी है। वो कार लेकर सीधा एस्टर के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे हर जगह वही लैंडस्केप नजर आते हैं जो उसने अपनी ड्राइंग्स में बनाए हुए थे। उसे लगता है कि जैसे उसके बचपन की यादें वापस आ गई हों। थोड़ा आगे जाके वो अपना पुराना घर देख लेता है। घर के बाहर एक आदमी बैठा होता है, उसका अपना फादर। ये देखकर शॉन के पैर जम जाते हैं, यानी वो फ्रीज हो जाता है। वो जानता था कि उसके फादर की डेथ तो साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें सामने देख पा रहा है। उनके पास जाकर बैठता है। उसके फादर मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम एक अच्छे बाप बनोगे, तुम वो सब करोगे शॉन जो मैं नहीं कर सका। ये बातें सुनकर शॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि आपका बेटा उसे बहुत प्यार करता है। जब शॉन वहाँ से उठकर जाने लगता है तो एकदम से गनशॉट की आवाज आती है। उस मोमेंट पर सेम ब्लाइंडिंग लाइट फिर से चमकने लगती है। उसे लगता है कि जैसे वो फिर से अपनी असली दुनिया में लौट रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से स्कूल के रूफटॉप पे, वही जगह जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। शॉन को चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ से ही नीचे बैठ जाता है। तभी एक अननोन आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम बहुत ब्रेव हो, ज्यादा लोग इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाते। वो आदमी एक नोटबुक निकालता है जिसमें बहुत सारे नाम और कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं। हर नाम के साथ एक जगह का मेंशन होता है। वो आदमी कहता है कि री एंट्री इजी नहीं होती। उन्होंने तुम्हारे प्रेम पे पूरी तरह काम किया है, लेकिन तुम वापस आ गए हो, ये बहुत अनयूजुअल सी बात है। कुछ पता नहीं चलता कि वो आदमी कौन है। अब वो आदमी उसे घर तक छोड़ देता है बिना कुछ और बताए। शॉन भी उससे कोई सवाल नहीं करता। वो सिर्फ घर वापस आकर अपनी बीवी को देखता है और उसके पास ही रहना चाहता है। जब वो घर आता है तो उसकी प्यारी सी बीवी बेड पे सो रही होती है। उसके पास जाकर लेट जाता है और पहली बार उसके चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कुराहट होती है। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन लास्ट मोमेंट में एक ट्विस्ट आता है। घर के बेडरूम की वॉल पूरी ड्राइंग से भरी होती है, वही स्ट्रेंज सिंबल्स, लैंडस्केप्स और एलियन फिगर्स जो शॉन ने पहले बनाए थे। ये देखकर एक सवाल उठता है, अगर ये सब एक ड्रीम था तो ये ड्राइंग्स वहाँ कैसे आई? ये सवाल यहीं पे एक मिस्ट्री बन के रह जाता है, जिसका जवाब शायद शॉन खुद भी कभी ना समझ पाए। पर इस सीन के साथ कि वो अपनी बीवी के साथ लेट जाता है, मूवी खत्म हो जाती है।